देखो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लास, इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेस। और जो पहला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक इज योर वर्ब टेंस अग्रीमेंट। क्या होता है इसका मतलब? वर्ब और टेंस में ये जो दोनों का जो लिंक है, क्यों? क्योंकि टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस एक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्शन है तो यस यू विल हैव वर्ब। तो ये दोनों का कोरिलेशन में, कोरिलेशन से जो भी सेंटेंस आएगा वो सब चीज को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली वर्ब को देखने वाले हैं और टेंस को देखने वाले हैं और ये दोनों का रिलेशनशिप को देखने वाले हैं। समझ में आ गया ना? तो पहला सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस क्या दिया गया है? इफ आई वॉज द चीफ मिनिस्टर, comma, I would eradicate corruption in the state. करेक्ट? यही सेंटेंस है, दिख रहा है ना जी? यही सेंटेंस है। अब इसमें तुम लोग को पहचानना होगा क्या ये सेंटेंस इमेजिनरी है या रियल है। तो ये बिल्कुल क्या है? ये इमेजिनरी है। कैसे पता चला ये इमेजिनरी है? बिकॉज ऑफ दिस थिंग, हुड्स। हुड यहाँ पे एक शब्द है, देखो गलत तो कहीं पे भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो हुड शब्द है ये क्या बताता है कि ये क्या है? इमेजिनरी सेंटेंस, इमेजिनरी सेंटेंस। और कौन सा क्लॉज लगा हुआ है यहाँ पे? बताए थे ना क्लॉज और फ्रेज में क्या अंतर होता है। क्लॉज का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो देखो इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे समझो। एक ये क्या हो गया? क्लॉज हो गया। और एक क्या? ये दूसरा क्लॉज हो गया। करेक्ट? ये दूसरा क्लॉज हो गया। क्यों इसको क्लॉज बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? क्या सब्जेक्ट है यहाँ पे? आई। वर्ब कौन सा है यहाँ पे? वॉज। अब सही है गलत है वो मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्लॉज का मतलब क्या होता है। समझ गए ना? यहाँ पे एक क्लॉज हुआ, समझ में आ रहा है? क्लॉज का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव सब्जेक्ट एंड योर वर्ब। दूसरा देखो, दूसरा क्या हो गया? सब्जेक्ट कौन सा है? आई हो गया। और वर्ब कौन सा है? इरेडिकेट। और ये इसको मीनिंग दे रहा है, यानी कि वर्ब मिल गया यहाँ पे हमें। तो ये भी क्लॉज क्वालिफाइड हुआ, ये भी क्लॉज क्वालिफाइड हो गया। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड क्लॉज क्या होता है। अब यहाँ पे देखो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता ही है। यदि मैं चीफ मिनिस्टर रहता तो ऐसा करता। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया ना। और ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। बात समझे ना? तो ये देखो अब क्लॉज है, मैं ये क्लॉज कौन सा है? इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है इस क्लॉज को बोलेंगे इफ क्लॉज। क्यों? क्योंकि इफ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इफ क्लॉज। मैं इफ को समझाने के लिए इतना क्लॉज के बारे में बता रहा हूं। तो ये क्या बोले? कौन सा क्लॉज है? इफ क्लॉज है। अब इफ क्लॉज में इमेजिनरी शब्द आता है, इमेजिनेशन वाला चीज आता है। और ये कैसे पता लगा इमेजिनेशन वाला? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हुड हियर। कोई भी चीज इमेजिनरी हो, यानी कि कोई भी चीज इमेजिनरी हो तो वहां पे वॉज नहीं आ सकता है। क्या आएगा? वो आएगा। इफ क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ, समझे ना, सब्जेक्ट के साथ यदि वहां पे वॉज आया है तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये हुआ नहीं है। जो चीज हम इमेजिन करते हैं वहां पे हम कभी वॉज नहीं लिख सकते हैं, वहां पे क्या लिखेंगे? वर लिखेंगे। जबकि ये नॉर्मल भाषा से अलग है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है, या आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है।
यही ना होता है जी। बट कोई चीज कल्पना वाला हो या इफ क्लॉज हो उसमें, तो क्या लगेगा हमेशा, वो लगेगा, WERE। लिख लो इस चीज को। तो इसका करेक्शन क्या होगा, इफ आई वो द चीफ मिनिस्टर आई वुड इराडिकेट करप्शन इन द स्टेट। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्यों, बिकॉज ऑफ द इफ क्लॉज, एंड योर इफ क्लॉज इज क्या है तुम्हारा, इमेजिनरी सिचुएशन है। लिख दो यहाँ पे, ये क्या है, इमेजिनरी सिचुएशन है, ये इमेजिनरी सिचुएशन है। यदि ये रियल सिचुएशन होता तो ठीक है, वॉज लग सकता है। पूरा अच्छे से लिख लेना है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये क्लॉज है। जब बोल रहे हैं तो लिख लेना है कि क्लॉज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो लिख ले वहां पे नोट करके। क्लॉज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास वर्ब हो प्लस योर सब्जेक्ट हो। कंप्लीट। देखो उसी तरह हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। लिख लिया ना, तुम आगे बैठा करो, तुम आगे बैठा करो, पीछे से नहीं दिखता। आओ कम है, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। जल्दी से लिखो, तेजी से लिखो। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं तुम लोग को, ठीक है। मैंने क्या बताया है, यस आज का जो इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेस का जो आज का फर्स्ट टॉपिक है, डेट इज अ वर्ब टेंस एग्रीमेंट। वर्ब और टेंस के बीच में क्या रिलेशन है और कहाँ पे एरर है, उसी को रेक्टिफाई करना है हमें। तो पहला जो क्वेश्चन था क्या था, इफ आई वॉज द चीफ मिनिस्टर, इधर अभी सुनो ढंग से, इफ आई वॉज द चीफ मिनिस्टर आई वुड इराडिकेट करप्शन इन द स्टेट। समझ गए ना। तो ये देखो, ये भी क्लॉज हो गया, ये भी क्लॉज हो गया। क्लॉज के बारे में जानते हो ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव बोथ वर्ब एंड सब्जेक्ट, ये क्लॉज हो गया। और दूसरा क्या होता है, फ्रेज होता है। फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है बट उसमें कोई सब्जेक्ट का बात नहीं होता है, उसमें कोई वर्ब का बात नहीं होता है। एक कंप्लीट क्लॉज कैन बी अ सेंटेंस, सही बात है कि नहीं है। एक कंप्लीट क्लॉज सेंटेंस बन सकता है। अब यहाँ पे देखो कि ये क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता ही है। हम चीफ मिनिस्टर ही नहीं रहते तो काहे इरेडिकेट करते करप्शन को। तो यानी कि इसके वजह से ये फर्क पड़ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, इसको बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। और ये स्टार्ट हो रहा है इफ से, समझे, ये क्लॉज स्टार्ट हो रहा है इफ से, इसलिए हम इसको कहेंगे कि इफ क्लॉज है। क्या कहेंगे, इफ क्लॉज है। अब इस कोई भी इफ क्लॉज का मतलब ही है कि वो क्या चीज है, इमेजिनरी सिचुएशन को लेकर आ रहा है, जो रियल नहीं है, इमेजिनेशन वाला चीज है। जब भी इमेजिनेशन वाला चीज होगा तो सब्जेक्ट के साथ कभी भी वॉज नहीं लग सकता है, वो डिफरेंट लगेगा, ठीक डिफरेंट लगेगा। जैसे आमतौर पे आई के साथ वॉज लगता है, बट इमेजिनरी सिचुएशन में आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, WER वॉज लगेगा। नहीं, वो वह ही लगेगा, वो सेम रहेगा। चलो इसको लिख लो, आई के साथ वह होता है, इतना समझ लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मिटा दे ये। अब देखो इस तरह का, अब देखो सेम बता दिए तो यस यू हैव टू राइट डाउन द अदर सेंटेंसेस। अब केवल एक लिख के छोड़ दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, याद थोड़ी रहेगा तुमको। तो इस तरह का एग्जाम्पल लिखो। जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल और लिख देना चाहता हूँ ताकि याद रहे तुम लोग को। जैसे एग्जाम्पल देखो, इफ आई वर यू, यदि हम तुम होते, समझे, तो आई वुड वर्क टू ऑफिस रेगुलरली,
इफ आई व यू, इसका मतलब क्या कि यदि हम तुम्हारी जगह पर रहते या तुम रहते तो हम क्या करते, हम ऑफिस रेगुलरली जाते। देखो ये जो हुड है ना, ये बताता है कि यस, ये क्या बताता है, इमेजिनेशन में पॉसिबिलिटी बता रहा है। इमेजिनेशन में क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि ऐसा होता तो ऐसा करते। जब कोई चीज़ इमेजिनेशन में पॉसिबिलिटी दिखाता है तो यस, ये आपको चेंज करना होगा, यहाँ पे वॉज नहीं हो सकता, यहाँ पे वह होगा। समझ में आ गया ना। उसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे लेट्स से एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। ए हो गया, बी, इफ सी व ए बॉय, comma, she would join the navy। देखो ये भी क्या है कि यदि वो जो भी लड़की है यदि बॉय होती तो क्या करती, वो नेवी को जरूर ज्वाइन करती। समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो गया पूरी तरीके से, अब वॉज लगाते तो गलत हो जाता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ है, इमेजिनेशन और पॉसिबिलिटी वाला चीज़ है, इसलिए ठीक इसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ठीक डिफरेंट होगा उसका। समझे ना, वो डिफरेंट होगा। क्यों? आमतौर पे सी के साथ क्या लगना चाहिए था, वॉज लगना चाहिए था, बट वॉज नहीं लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे भी वॉर लगेगा। तो वह बता ही रहा है इमेजिनेशन के लिए, यानी कि इमेजिनरी सिचुएशन को डील कर रहा है ये। समझ गए ना। तो एक सेंटेंस तुम लोग तेजी से लिख लो और बताओ क्या लिखे हो, जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो। एक सेंटेंस तो बहाना है जो दिए है, उसके थ्रू बहुत सी समझना है, उसका कॉन्सेप्ट को समझना है पूरे डिटेल में जाके, उसके अंदर जाके। एक लिखो तेजी से। अब देखो यहाँ पे अभी क्या बताया गया है तुम लोग को कि इफ क्लॉज के साथ, करेक्ट, यदि कोई सब्जेक्ट आता है तो हम कोई नॉर्मल ऑक्सिलरी वर्ब लिखने वाले नहीं हैं। जैसे वर्स क्या था, नॉर्मल ऑक्सिलरी वर्ब। बट यहाँ पे देखो एक्सेप्शन लिखे हैं। क्या होता है एक्सेप्शन? मतलब उस चीज़ को फॉलो नहीं करे जो बताए हैं इससे पहले। यदि मान लो, इसको लिखना नहीं है, पहले कान खोल के सुनना है अच्छे से। यदि इफ क्लॉज में पोजेशन का बोध हो, इफ क्लॉज में पोजेशन का बोध हो, क्या होता है पोजेशन का बोध? यानी कि होना, अपना होना। जैसे दिस इज माई मार्कर, तो मेरा और मार्कर का रिलेशन क्रिएट कर रहा है ना, तो ये पोजेशन हो गया। तो यहाँ पे इसी तरह देखो, इफ आई हैड विंग्स, तो विंग्स क्या हो गया? उसका अपना होना हो गया ना, उसका चीज हो गया ना वो। इस तरह देखो, इफ आई हैड इनफ मनी, तो मनी क्या होगा? आई के साथ रिलेशन क्रिएट कर रहा है ना, पोजीशन क्रिएट कर रहा है ना। तो उस सिचुएशन में यस, यू हैव अ फुल पावर टू यूज हैड। आप हैड को यूज कर सकते हो, मैं हैड ही यूज करना है, पास्ट टेंस को यूज करना है, उसमें वो को यूज नहीं करना है। तो पोजीशन के टाइम में
पोजीशन के यानी कि इफ क्लॉज के साथ यदि पोजीशन का बात हो तो यस यू कैन यूज हैड, अदरवाइज क्या यूज करना है, यस अदरवाइज हुआ को यूज करना है, इसलिए लिख दिए एक्सेप्शन है ये, लिख लो इस चीज को। If I had wings, I would fly to Mars. समझ गए ना? If I had enough money, I would buy Kohinoor diamond. तो क्या है, ये भी क्या है, इमेजिनरी सिचुएशन है। क्या है ये दोनों, इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है, बट इसमें क्या है, पोजेशन आया है, यानी कि होने वाला बात है, तो इसलिए हम यहाँ पे वर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। बाकी जितना भी सिचुएशन होगा इमेजिनरी सिचुएशन, उसमें हर जगह हमारा क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए, बट इस सिचुएशन में हैड होगा। समझ में आया कभी क्या बोल रहे हैं? तो एक एग्जाम्पल लिखो तेजी से, अपना एग्जाम्पल दो, वहां पे कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपना भी एग्जाम्पल लिखो। सुनील एंड आउट। नो, पोजीशन नहीं है, प्लेसमेंट है, जगह है। यदि मैं रहता तो पोजीशन क्या हो गया, पोजीशन मतलब सामान होता है, कोई भी चीज होना होता है, पोजीशन, वो पोजीशन नहीं है, वो जगह। यदि मैं रहता तो वो कैसे पोजीशन हो सकता है? ये मेरा कलम है और मैं कलम रहता तो, दोनों में अंतर है कि नहीं है? दोनों में अंतर है ना। ये मेरा कलम है, ये पोजीशन है, और मैं कलम रहता तो, दो तो अलग हो गया ना। ये तो जगह का, ये तो हमको रिप्लेस कर रहा है, ये चीज जो रिप्लेस कर रहा है वो पोजीशन कैसे हो सकता है? कंप्लीटेड लिख लिए, एक लिख लिए, सेपरेट एग्जांपल लिख लिए इसका। क्या लिखे हो जरा बताओ। आई यूज टू, आई, हाँ आई वुड, ठीक, बहुत अच्छी। तो यस, इट इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन, समझे? फर्स्ट क्वेश्चन डील किए हम लोग पहला, और उससे एसोसिएटेड फैक्ट्स सब। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन का, समझ गए ना? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है जरा बताना। शी इज टेकिंग मिल्क एवरी डे। करेक्ट, शी इज टेकिंग मिल्क एवरी डे। एक बार में देखेंगे तो लगेगा कि सब सही तो है, क्या दिक्कत है ना? एक नज़र में हमको दिखता है कि ये क्या है, टोटल सही है। क्यों? देखो यहाँ पे क्यों सही अब नहीं लिखना, अब समझना है। देखो क्यों सही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इज भी है और टेकिंग भी है, तो क्या दिक्कत होना चाहिए? मैं पहले ये समझना होगा कि चूंकि यहाँ पे एवरीडे आया है, तो एवरीडे का मतलब क्या हुआ कि ये हैबिट का एक्शन है, यानी कि ये हैबिचुअल एक्शन है ना, रोज करने वाला चीज है ना। सी इज टेकिंग मिल्क एवरी डे, इसका मतलब ये तो साफ साफ दिखता है इस सेंटेंस से कि ये हैबिचुअल एक्शंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कोई भी चीज जब हैबिचुअल एक्शंस को रिफ्लेक्ट करे तो उस समय कौन सा टेंस यूज किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, समझे ना, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बात एक ही है। उसमें हम क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ गए ना? ये V1 का मतलब क्या है? अब इतना तो जानते हो ना तुम लोग। जैसे देखो यहाँ पे सिंपल बताते, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये V4 है, ये क्या है? V5 है।
कई किताब में इसको इंटरचेंजेबल भी बताया जाता है, इसको V4 बताया तो इसको V5 बताया जाता है। मैं उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस चीज़ों को समझना है। समझ गए ना? अब देखो यहाँ पे क्या है कि V1 हो सकता है या V5 हो सकता है, तो यानी कि ये चीज़ हो सकता है या फिर ये चीज़ हो सकता है, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा है। यानी कि I के साथ गो लगेगा, है कि नहीं है? U के साथ गो लगेगा, क्योंकि I और U क्या है? एक्सेप्शनल है। जानते हो ना, I और U कई बार बता चुके हैं। I और U क्या एक्सेप्शनल है, जो V1 के साथ आता है। आमतौर पे V1 के साथ क्या आना चाहिए? प्लूरल सब्जेक्ट आना चाहिए, बट I और U क्या है? एक्सेप्शनल है। I क्या है? I सिंगुलर होने के बावजूद भी V1 को ही क्वालिफाई करेगा। U सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर रहे तभी भी ये V1 को ही क्वालिफाई करेगा। बट एट द सेम टाइम यदि हम बात करें V5 का, तो देखो सी गो गलत हो जाएगा, सी गोज होगा, है कि नहीं है? सिंपल बता रहे, तरीका बता रहे इसको वहां तक पहुंचाने के लिए। देखो तो प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या हो गया? आई गो, सी गोज, तो एग्जाम्पल हो गया देखो। और इसमें तुम आगे देना चाहते तो तुम्हारे ऊपर है, सी गोज टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, ये लिख सकते हो, है कि नहीं है? अब देखो ये चीज है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। एक एप्लीकेशन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ हैबिचुअल एक्शन। एक तुम्हारा जो चीज तुम निरंतर करते हो, रोज ही करते हो, उस चीज को भी रिफ्लेक्ट करने के लिए कंटिन्यूअस टेंस की जरूरत नहीं है, समझे? हालांकि रोज ही करते हो, मगर कंटिन्यूअस टेंस की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी क्या यूज करते हैं हम लोग? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो सी इज टेकिंग मिल्क एवरी डे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हैबिचुअल एक्शन है। इसके लिए क्या लगना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो क्या होगा यहाँ पे? सी टेक्स मिल्क एवरी डे। समझ गए? क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, एवरीडे वाला चीज है, हैबिचुअल एक्शन है। लिख लो इस चीज को, तेजी से लिखो। समझ लिया है ना? समझ लिया तो तुम लिख सकता है, जो इन्हीं एक एक को कॉपी पेस्ट करे। समझ गया तो लिख सकता है अपने भाषा में वहां पे। अब हमको स्लो पढ़ाना पड़ रहा है सब स्टूडेंट को देखते हुए, समझ रहे हो ना विवेक? सबको समझाते हुए, क्योंकि बच्चा लोग को नहीं पता है कि क्या होता है पास्ट टेंस और क्या होता है प्रेजेंट टेंस, इसलिए पहले वाला चीज को रिवाइव करना पड़ रहा है। हो सकता है कई स्टूडेंट को बोर लगे, मैं हम क्या कर सकते हैं? ऐसे तो नहीं निकल सकते हम करके, सब बताना पड़ेगा उसको। फिर से लिखो इसको तेजी से, और एक सेंटेंस बनाओ खुद ही, इसमें हैबिचुअल एक्शन का बात हो। जैसे इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे और भी लिखा देता हूँ मैं। यस, यू विल हैव मैनी एग्जाम्पल्स। ये देखो, इससे बेस्ट एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। फॉर न्यूज़ एनालिसिस इंडियन स्टूडेंट्स generally read the Hindu. और ये चीज क्या है? रोज का होने वाला चीज है। यानी कि न्यूज एनालिसिस करने के लिए जो भारत के जो विद्यार्थी हो वो जनरली हिंदू पेपर को पढ़ते हैं, और ये करेक्ट बात है। तो देखो इसमें भी इंडियन स्टूडेंट्स है, देखो एस लगा है कि नहीं लगा है? एस लगा तभी यहाँ पे रीड हुआ। यदि यहाँ पे केवल स्टूडेंट रहता तो यहाँ पे रीड्स होता, V1 होता। और जनरली क्या बताता है? जनरली का मतलब क्या होता है? बताओ, जनरली का मतलब क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितना बार होगा वो चीज।
बस अभी के हिसाब से बस एडवर्ब समझो, वो चीज़ कितना बार होगा। तो ज़्यादातर हमारे विद्यार्थी जो है इंडियन स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, हिंदू को पढ़ते हैं। ये भी क्या है, हैबिचुअल एक्शंस, ये हैबिट को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हम हैबिट को कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते हैं, कभी भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, काट दो ऐसे करके। और हैबिट को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक ही बात है। क्यों, जनरली का मतलब क्या है कि हैबिट बता रहा है, वो चीज आमतौर पे पढ़ा जाता है। और एकदम तेजी से बना लो, बताओ क्या लिखे हो विवेक, न्यू सेंटेंस। ठीक, बहुत बढ़िया। लिख लिए, ठीक है। एक सेंटेंस लिख लो ना, तेजी से लिख लो, एक अपना सेल्फ सेंटेंस लिखो, नहीं याद रहेगा। यस, सेकेंड वी हैव कवर्ड। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वन। थर्ड क्या है, देखो जरा, द चाइल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग इट्स पेरेंट्स। देखो ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये वाला स्पेशली जो सेंटेंस है, चाइल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग, यहाँ जेड भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, इट्स ओके। द चाइल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग इट्स पेरेंट्स। कई स्टूडेंट को यहाँ पे देख रहे थे हम कि बोला था कि सर यहाँ पे फॉल्ट है, राहुल तो भी थे ना। देखो याद करो, यहाँ पे ध्यान दो, तुम लोग को बताए हैं कि इट का प्रयोग या इट्स का प्रयोग। इट क्या होता है, इट एक प्रोनाउन है, समझे ना, जो एक सब्जेक्ट के तौर पे काम आता है। जैसे इट इज़ अ बुक, ये सब्जेक्ट के रूप में काम आ सकता है इट। इट्स क्या है, इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यानी कि प्रोनाउन का ही हिस्सा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। समझे, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है इट्स। अब देखो हम लोग इट हो या इट्स हो, इसका यूज ह्यूमन बीइंग में कर सकते हैं, बस एक ही केस में कर सकते हैं। याद आ रहा है ना, बिल्कुल, जहां पे जेंडर क्लियर ना हो। तो बच्चे का जेंडर क्लियर है क्या, नहीं है, तो इस केस में हम इट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये जो गलत फहमी था तुम्हारा कि इट्स गलत है, तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है इट्स वहां पे। तो यहाँ पे देखो गलत क्या है, विवेक बताओ जरा, गलत क्या है यहाँ पे। हाँ देखो, इसके लिए तुमको समझना होगा कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ कॉग्निशंस एंड वर्ब ऑफ इमोशंस, ये जितने भी तीन कैटेगरी है, ये तीन कैटेगरी को कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। समझ गए ना। तो पहले तो इसको, अच्छा ठीक है, पर यहाँ इसको लिख लो कि चाइल्ड का, ये लिख लो नोट करके, चाइल्ड का यदि जेंडर क्लियर ना हो तो, इफ जेंडर नॉट क्लियर, तो हम इट्स का या फिर इट का यूज कर सकते हैं, ऐसे कर दो, ठीक है। यदि चाइल्ड का जेंडर क्लियर ना हो तो हम इट्स या इट का यूज कर सकते हैं। और ऐसे किसी दूसरे केस में नहीं लग सकता है ह्यूमन बीइंग के ऊपर। तो यहां पे समझते हैं हम लोग, verbs of perception, verbs of perception, verbs of cognition and your verbs of emotion। यानी कि वर्ब जिसमें परसेप्शन का बात हो। परसेप्शन मतलब क्या है, एज पर माई परसेप्शन बोलते हो। परसेप्शन का मतलब क्या है, जो तुम फील कर रहे हो, करेक्ट, जो तुम सुन रहे हो या फिर तुम स्मेल कर रहे हो, ये सब क्या परसेप्शन है। वर्ब ऑफ कॉग्निशन मतलब क्या है, जो तुम्हारे दिमाग से जुड़ा हुआ चीज है, जैसे बिलीव करना,
या जानना या सोचना, ये सब क्या है? वर्ब ऑफ कॉग्निशंस है। वर्ब ऑफ इमोशन का मतलब क्या हुआ? होप हो सकता है, लव हो सकता है, हेट हो सकता है। ये क्या है? इमोशन है। तो यहाँ पहले लिख लो वर्ड्स ऑफ परसेप्शन। फील हो सकता है, करेक्ट, जो तुम्हारा व्यू से रिलेटेड है, या हेयर हो सकता है, या स्मेल हो सकता है। कॉग्निशन जो कि माइंड से रिलेटेड हो, बिलीव, नो, कॉमा, थिंक। verb of emotion, that is a hope, love and hate। समझ गए ना? हाँ बोलो। लव, लव, नो, बिल्कुल इसी में आएगा, इसमें आ जाएगा। लिखे तो है यहाँ पे KNOW। ठीक है, ठीक है, हम समझ रहे। लाइट ये समझ गए ना? अब देखो यहाँ पे बात समझो कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यानी कि वो वर्ब जिसमें परसेप्शन का बात हो। परसेप्शन मतलब क्या होता है? एज पर माई परसेप्शन, यानी कि अपने हिसाब से सोच रहे हो। व्यू, तो व्यू में क्या हो सकता है? क्या तुम फील कर रहे हो, या हेयर हो सकता है, या स्मेल हो सकता है, जहाँ पे तुम्हारा इंद्रियनी, तो कहते हैं इंद्रियनी का तुम्हारा वो हो, काम हो, उसका एप्लीकेशन हो। दूसरा क्या है कि तुम्हारा ब्रेन का जो हो। ब्रेन बिलीव कहाँ से करते हैं? हम ब्रेन से करते हैं ना। किसी चीज़ को जानते हैं ब्रेन से जानते हैं, कोई चीज़ को थिंक करते हैं ब्रेन से ही करते हैं हम लोग। और चौथा क्या? इमोशंस, जैसे हम सोचते हैं कि वाह हाँ होप करते हैं ऐसा होगा, तो ये क्या है? इमोशन है। लव, हेट ठीक है कि नहीं? अपोजिट इमोशन है लव का। तो ये सभी चीज में ना कभी भी कंटिन्यूस टेंस नहीं आ सकता है, बात समझो। नेवर, कभी भी कंटिन्यूस टेंस नहीं आ सकता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मात्र तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, दैट इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। और लेट्स से ऐसा होता है कि तुम कहोगे कि हमको कि सर क्या बात कर रहे हैं आप, मैकडोनाल्ड तो बोलता है कि आई एम लविंग इट। यस, कल हमको याद आया ऐसे बैठे बैठे, आई एम लविंग इट। मैकडोनल्ड्स का है कि टैगलाइन है ना, तो हम कहेंगे बाबू वो एडवर्टीजमेंट है, वो तो तुमको भी सिखाया गया है, तुम भी लव करो। कुछ भी लिख सकते हो टैगलाइन के लिए, तो उसका रिलेशन यहाँ ग्रामर से नहीं है, वो बस एक टैगलाइन है। टैगलाइन में हम कुछ भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? वो लविंग, ये लविंग नहीं है, दो अलग चीज़ है। जैसे ये बोल सकते हो कि यस, तुम ये बोल सकते हो कि हम ये देखे हैं, हम थिंकिंग भी तो देखे ही हैं सर। अब क्या बात कर रहे हैं? ING वाला फॉर्म भी तो हम देखे ही है, कह सकते हो ना। थिंकिंग तो देखे ही हो, तो तुम कह सकते हो ना कि क्या सर ING फॉर्म वाला तो देखे ही है, आप क्या बता रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होना चाहिए यहाँ पे। तो उस समय तुमको बताना चाहेंगे कि थिंकिंग का मीनिंग थिंक नहीं रहेगा, वो मीनिंग चेंज हो जाएगा। उस समय थिंकिंग का मीनिंग हो जाएगा प्लानिंग। समझे? यदि ING लग जाए तो वो अब थिंकिंग थिंक नहीं रहा, वो प्लानिंग बन गया। लिख लो इस चीज को, लिख लो इस चीज को। तो यहां पे देखो रिकॉग्नाइज क्या हो गया, बताओ जरा। यस विवेक, बताओ रिकॉग्नाइज वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में आएगा या वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन में आएगा कि वर्ब ऑफ इमोशन में आएगा? बताओ तेजी से। क्या बोले? कॉग्निशंस में आएगा, बिल्कुल माइंड से रिलेटेड चीज है वो। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, इसका करेक्ट करते हैं इस सेंटेंस को। द चाइल्ड रिकॉग्नाइजेस, ठीक है, यहाँ पे जेड भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, बोथ आर एक्सेप्टेबल। द चाइल्ड रिकॉग्नाइजेस इट्स पेरेंट्स। समझ गए ना? और यदि रिकॉग्नाइजिंग है वहां पे, तो रिकॉग्नाइजिंग का मीनिंग रिकॉग्नाइज से लेना देना नहीं है, उसका मीनिंग दूसरा हो जाएगा। फिर समझ में आया ना? उसका मीनिंग दूसरा हो जाएगा। कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी ये सब वर्ड्स नहीं आ सकते हैं, ना ही वर्ब्स ऑफ परसेप्शन आ सकता है, ना ही वर्ब ऑफ कॉग्निशन आ सकता है, ना ही वर्ब्स ऑफ इमोशन आ सकता है। समझ गए ना? लिख लो इस चीज को। हाँ, तो बिल्कुल मैं एक्सेप्शन बताता हूं, लिख लिया इस चीज को।
एक सेंटेंस लिख लो ना तुम लोग, एक लिख लो सेंटेंस, यहीं से किसी वर्ब को उठा लो और लिखो तेजी से। एक्सेप्शन, पहले अपना सेंटेंस लिखो, ये मत लिखना अभी। जैसे एग्जाम्पल, द CBI कोर्ट इन चंडीगढ़ is hearing the murder case against the डेरा चीफ। जानते हो ना राम रहीम वाला जो हुआ था एपिसोड। द CBI कोर्ट इन चंडीगढ़, यहां पे ध्यान दो, द CBI कोर्ट इन चंडीगढ़ इज हियरिंग द मर्डर केस अगेंस्ट द डेरा चीफ। ये न्यूज जानते हो, 3-4 साल पहले का न्यूज था। अब इसमें यह समझो कि यहां पे भी तो हेयरिंग आया, मगर हेयरिंग कहां पे था? वो था ना उसमें, उस कैटेगरी में, कौन सा कैटेगरी में था बताओ जरा? परसेप्शन में है। तो यहाँ पे इस हेयरिंग का मतलब हेयर नहीं होगा, यहाँ पे हेयरिंग का मतलब हेयर नहीं, सुनना वाला बात नहीं होगा। यहाँ पे हेयरिंग का मतलब है प्रोसिक्यूटिंग। क्या होता है? आरोपी सिद्ध करना, यानी कि उस पर कार्रवाई हो रहा है, समझे? प्रोसिक्यूट किया जा रहा है उसको। तो हेयरिंग का मतलब हेयर नहीं होता, प्रोसिक्यूटिंग होता है। हमने क्या बोला है कि थिंक को थिंकिंग कर सकते हो। जब थिंकिंग करोगे तो उसका मीनिंग प्लानिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वर्ब सब उसमें कॉग्निशन में आता है, इसलिए लिख लो इसको कि यहाँ पे हेयरिंग का मतलब हेयर नहीं हो सकता, यहाँ पे प्रोसिक्यूटिंग है। प्रोसिक्यूटिंग समझते ही हो ना? प्रोसिक्यूट करना, आरोप सिद्ध करना, वही सब चीज़ बताना, इट्स कॉल्ड प्रोसिक्यूटिंग। उसी तरह यहाँ पे भी लिख लो। अच्छा बताए थे, इस तरह लिख लो, थिंकिंग इज नॉट इक्वल टू थिंक। ये क्या है? थिंकिंग का मतलब प्लानिंग है। और एक सेंटेंस बना लो अपने आप। अब दूसरा सेंटेंस देखो तो वहां पे सेंटेंस कौन सा है? कौन सा सेंटेंस है? देखो नंबर देखो तो उसका 5 है, 4 देखो 4। आई जस्ट सॉ द न्यूज अबाउट द extension of the last date to link Aadhaar with PAN। तो बताओ यहाँ पे
कहाँ गलती है बताना जरा, कहाँ गलती है विवेक, कहाँ पे गलती हुआ है बताओ जरा। नहीं बताओ कहाँ पे गलती है, बस इतना बता दो ना, वो तो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कहाँ पे क्या होता है। हाँ ये जस्ट देखो, जस्ट किसके लिए यूज होता है, जस्ट किसके लिए यूज होता है, जो रिसेंट में हुआ हुआ एक्शन, यानी कि रिसेंट एक्शन को रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है। अब बिल्कुल ये क्या है तुम्हारा, एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। और इतना ही समझो कि जस्ट हम यूज करते हैं जब कोई एक्शन रिसेंट में हुआ हो। ये तो 100 बोल रहा है, ये तो बहुत पहले का बात है। 100 मतलब क्या होता है, V2, ये तो बहुत पास्ट का बात है। इसलिए जो रिसेंट में जो घटना घटा है उसके लिए क्या यूज होता है, उसके लिए परफेक्ट टेंस यूज होता है कि नहीं है। परफेक्ट, अब बता रहा हूं परफेक्ट टेंस कुछ भी हो सकता है, दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि जस्ट बात है इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो क्या होता है, पहले तो ये समझ लो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसको नहीं आता वो समझ लो। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, करेक्ट, प्लस यहाँ पे V3 और प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल है। इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है समझो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ है बट उसका इंपैक्ट पड़ा है तुम्हारा प्रेजेंट में भी। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, तो ये तो रिसेंट हो गया इवेंट, मैं इसका असर अभी प्रेजेंट में पड़ रहा है, यानी कि पास्ट का एक्शन जिसका प्रेजेंट पे असर पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसी के लिए हम हैज लगाते हैं और हैव लगाते हैं। हैज और हैव किसके लिए, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा हो। ये सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हमेशा हैव, ये सब्जेक्ट यू है तो इसके साथ हमेशा है। क्यों, क्योंकि इस समय भी ये एक्सेप्शनल है। जैसे V1 में हम एक्सेप्शनल देखे थे, यहाँ पे भी एक्सेप्शनल है। आमतौर पे यहाँ सुनो, आमतौर पे क्या होता है कि सिंगुलर के साथ क्या लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। बट एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, ये सिंगुलर भी है, ये भी सिंगुलर है ना, यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। मैं इसके साथ हैव ही लगेगा, जैसे V1 ही लगेगा आई और यू के साथ, ऑन सिमिलर लाइन इसके साथ भी तुम्हारा हैव ही लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दोनों दिया गया कि हैज़ भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है तुम्हारा सब्जेक्ट कैसा है। जैसे एग्जांपल देखो, आई हैव गॉन देयर, मैं वहाँ पे जा चुका हूँ, तो V3 यूज़ किया ना। जैसे गो हुआ, वेंट हुआ, गॉन हुआ, गोइंग हुआ, गोज हुआ, तो हम V3 यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पास्ट का एक्शन जो इमीडिएट प्रेजेंट से जुड़ता है, क्योंकि मैं जा चुका हूँ वहाँ पे। उसी तरह देखो, यदि मुझे सब्जेक्ट चेंज करना हो तो क्या लिख सकता हूँ, सी हैज़ गॉन देयर, है कि नहीं। देखो क्योंकि सी क्या है तुम्हारा, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो ये हैज़ आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल। अब यही चीज़ यहाँ बताने का प्रयास है कि देखिए जो जस्ट वर्ड होता है ना, वो रिसेंट एक्शन के साथ रिलेटेड होता है। जब रिसेंट एक्शन का बात है तो हम तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखो कि आई हैव जस्ट, क्या होगा यहाँ पे, यस आई हैव जस्ट सीन, बाकी सब सेम कर दो, समझ गए ना, बाकी सब सेम कर दो। जस्ट नहीं रहता तो, हाँ जस्ट नहीं रहता तो सेंटेंस से, हाँ तब सही था, तब सही था, बिल्कुल सही था। यदि यहाँ पे नहीं होता तो सेंटेंस सही था। मैं जस्ट वहाँ पे आ गया, जस्ट मतलब रुको, जस्ट का मतलब होता है रिसेंट का एक्शन हुआ है, तो उसके लिए हमको इस तरह का लाना होगा टेंस को, समझे ना। जस्ट को हटा दोगे तो ठीक है, सेंटेंस करेक्ट है। आई जस्ट सी कर दे तो कान के नीचे लग जाता तुमको, नहीं जस्ट हमेशा तुम्हारा ये परफेक्ट टेंस के लिए आ सकता है, बाकी कोई विकल्प नहीं है। कब बताए, क्या बताए तुमको, बताया कि जब कुछ भी रिसेंट होता है तो उसका इफेक्ट प्रेजेंट पड़ता है और उसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का लगता है। ऐसा कुछ नहीं बताया। देखो कॉपी खोल के दिखाओ हमको, तुम उल्टा सुन लिया होगा। लिखो इसको तेजी से, यानी कि जो रिसेंट फिनिश्ड एक्शंस होंगे उसके लिए क्या होगा, प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस ही यूज होगा और उसमें जस्ट हम यूज करेंगे। लिख लो इस चीज को। और एक मोर एग्जाम्पल लिख लो कि और मोर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम द लेट्स से कॉलेज। हुआ कि नहीं हुआ सेम सेंटेंस? आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम द कॉलेज। अब देखो यहाँ पे कम है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कम, केम, कम है ना, कमिंग और कम्स होता है, तो ये हम भी टू यूज़ किए यहाँ पे। समझ गए ना? वेरी सिंपल। लिख लो इस चीज़ को। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो। निहाल कोई डाउट है? कोई डाउट है इसमें? ये समझ गए ना स्ट्रक्चर? तुमको राहुल डाउट है? अब इसमें भी यदि डाउट होगा तो पूछ ही लो, अदरवाइज फिर अब रिकवर नहीं होने वाला है। और ये वाला सब स्ट्रक्चर सीख लोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, अपकमिंग मॉड्यूल्स में, है ना? ये रैंडम है ना, जो चीज़ भूले हो उसको रिकवर कर सकते हो। देखो अच्छा, जो इसके बाद जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार है, चाइना अग्रीड। बताओ तो वहाँ पे क्या मिस्टेक है विवेक? क्या मिस्टेक है बताना जरा। हाँ, चाइना इज एग्रीड बोल रहे हो? चलो पहले लिख लेते हैं। क्या फिफ्थ ना? हाँ देखो, चाइना अग्रीड टू India's demand of China agreed to India's demand of pushing back in the डोकलाम एरिया। जानते हो ये 2-3 साल पहले का कहानी है ना? जो सिक्किम और भूटान का जो बॉर्डर है डोकलाम, उसके ऊपर बहुत क्लेम हुआ था। ठीक है, उसी से रिलेटेड तुम्हारा न्यूज़ था उस समय का। अब देखो यहाँ पे क्या गलत है ये बताओ कि यहाँ पे क्या लिखा गया है? चाइना एग्रीड टू इंडियाज डिमांड ऑफ पुशिंग बैक इन द डोकलाम एरिया। इसका मतलब समझ गए क्या है इसका मतलब? कि मतलब भी समझ में नहीं आया। इसमें क्या कि चाइना एग्री कर लिया कि जो इंडिया का डिमांड था, ठीक है, डिमांड ऑफ पुशिंग बैक इन द, यानी कि इंडिया का जो भी डिमांड था डोकलाम से हिसाब से चाइना एग्री कर लिया, पीछे हटने वाला जो भी है वही होता है इंटरनेशनल रिलेशन में। यस, आपको नो मैंस लैंड वहाँ पे मेंटेन करना होता है तो पीछे जाना होता है। जैसे फिंगर्स का बताए थे वो वाला, पैंगोंग वाला जो हुआ था, ये वाला जो लद्दाख वैली में जो हुआ है। अब देखो इसमें टाइम नहीं बताया गया है। टाइम मेंशन किया गया क्या कि कौन से साल में हुआ, कब हुआ? 2016 में हुआ, 17 में हुआ, कोई जानकारी है यहाँ पे? तो कहने का मतलब टाइम ऑफ एक्शन यहाँ पे मिसिंग है। टाइम ऑफ एक्शन नॉट मेंशन, ये नहीं बताया गया है। जब भी कोई सेंटेंस में टाइम ऑफ एक्शन के बारे में नहीं बताया गया हो तो उस समय हम क्या यूज करते हैं? कौन सा टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। समझो इस चीज को, समझे विवेक? कभी भी यदि टाइम ऑफ एक्शन नहीं बताया गया कोई सेंटेंस में तो उस समय सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पे तुम लोग क्या लिखोगे? चाइना हैज अग्रीड, और उसका सब कंटिन्यू कर दोगे जो लिखा गया है।
समझ गए ना? क्यों? क्योंकि ये नहीं बताया कब एग्री किया गया था। 2012 में किया गया था, 13 में किया गया था, 15 में किया गया था, नहीं पता है, ये जानकारी नहीं दिया गया है। जब टाइम ऑफ एक्शन पता नहीं रहेगा तो उस समय हम हमेशा क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बता चुके हैं ना, हैज़ के साथ भी ट्री जो आएगा। जैसे मोर एग्जाम्पल, यदि मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ, जैसे देखो ये हर समय हम लोग इस तरह का देते हैं, हैव यू एवर visited any Asian country? Let's say क्वेश्चन है, लेट्स समझे। हैव यू एवर विजिटेड एनी एशियन कंट्री? तो देखो इसमें भी क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन वाला, इंट्रोगेटिव वाला। क्यों? क्योंकि टाइम पता नहीं है हमें। यदि हम विजिट करते पास्ट में और टाइम पता होता कि 2013 में गए हैं, 2014 में दिए गए हैं, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं। जैसे याद करो कि मैं हमेशा जो तुम लोग पूछता हूँ, हैव यू गॉट? क्यों हैव? क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है उसका। तो जो चीज़ टाइम, एक तो देखो हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रिसेंट का एक्शंस जो प्रेजेंट में पड़े वो भी है, साथ साथ दूसरा एप्लीकेशन क्या है जहाँ पे टाइम ऑफ एक्शन का टाइम पता ना हो, सॉरी टाइम ऑफ एक्शन के बारे में पता ना हो कि कौन सा टाइम में किया गया हो, उस केस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। चाहे वो एक्शन पास्ट का हो, चाहे एक्शन प्रेजेंट का हो, जो भी हो, हम उसमें परफेक्ट टेंस यूज़ कर देते हैं। अब देखो उस हिसाब से सेंस से देखोगे, दूसरा क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट रिलेशन है उसका। इंडिया हैज़ वन, देखो अब क्या है वहाँ पे समझ जाओ, टाइम ऑफ एक्शन है कि नहीं है? इंडिया हैज़ वन, ये मिटा देना, ये हो गया ना सबका, बस उसी के साथ क्लास खत्म कर देंगे। डोंट वरी, लास्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ, इंडिया has won the T20 World Cup in 2007 by defeating Pakistan in the final. अब बताओ तुम लोगों को पता है कि नहीं यहाँ टाइम ऑफ एक्शन क्या है? टाइम ऑफ एक्शन मेंशन किया गया है ना? कब हुआ है ये? हाँ, मेंशन हुआ। जब टाइम ऑफ एक्शन मेंशन हो तो बिल्कुल कौन सा टेंस लगाओगे? बिल्कुल पास्ट टेंस लगाओगे। तो बात ही खत्म हो गया। यहाँ पे क्या होगा? इंडिया वन द T20 डायरेक्ट। और पास्ट टेंस जानते हो तुम लोग, यहाँ मैं बता देता हूँ जिसको नहीं पता है। देखो पास्ट टेंस में भी 4 हिस्सा होता है। जो पहला क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। जैसे अभी देखे ना सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इस तरह पास्ट टेंस का भी सिंपल होगा, सबका 4 होता है। प्रेजेंट का भी 4 होगा, पास्ट का भी 4 होगा और फ्यूचर का भी 4 होगा। तो पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस देखते हो, इसमें क्या है? देखो सब्जेक्ट क्या बनेगा? एस प्लस V2 प्लस योर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे V1 V5 वाला चीज़ नहीं होगा। जो पास्ट हो गया सबके साथ V2 ही लगेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ भी हो यहाँ पे, वहाँ V2 ही लगेगा वहाँ पे। जैसे एग्जांपल देखो, सी वेंट, वेंट ही लग रहा है। आई वेंट, वेंट ही लग रहा है। दे वेंट, वेंट ही लग रहा है। इससे मतलब कुछ मतलब नहीं है, ये सेम होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि ये टाइम मेंशन कर दिया कि पास्ट का बात है। जब कोई चीज़ पास्ट का बात मेंशन हो गया है तो यस यू हैव टू राइट डाउन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए क्या करना होगा? इसको हटाना होगा, क्योंकि हैज़ वन किसके लिए लिखा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए लिखा है ना, हैज़ लिखा है। और यदि यहाँ पे हैड होता तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता, फिर तो गलत हो जाता वो सेंटेंस। क्यों? क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। लिख लो।
That's it for today's class.